डॉन लीक्स मामला, हतमी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। पीएम हाउस में वजीर दाखिला और तारिक फातमी की वजीर आजम से मुलाकातें। रिपोर्ट को मंजर आम करने पर हुकूमत क्या सोच रही है? पनामा केस की मजीद तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली JIT जहां सियासी तौर पर मुतनाज़ा बन रही है, वहीं इंतजामी खामियां भी नजर आ रही हैं। अहम केस की तहकीकात कैसे आगे बढ़ेंगी? सीपेक के रास्ते सिर्फ तिजारत नहीं, पाक चीन सकाफत की आमदोरफ्त भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजर आम पर आई नहीं और कौन कौन जिम्मेदार है, जो है उसे सजा मिल रही है कि नहीं, कुर्बानी का बकरा कौन बन रहा है, ये सब कयास आराइयां मीडिया और सहाफती हलकों में जोरों शोर से चल रही हैं। और अगर डॉन अखबार को कोई खबर लीक की गई तो इस खबर की तहकीकात करने वाली कमेटी की रिपोर्ट भी लीक कर दी गई है। सुनी सुनाई बात है कि 48 घंटों में रिलीज हो जाएगी। क्या साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद बहाल हो जाएंगे? क्या तारिक फातमी वाकई बरतरफ किए जाएंगे? ताखीर की वजह क्या है? और नून लीग के सर पर यह तलवार टल जाएगी, उतर जाएगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर पनामा केस का दबाव अगले कुछ माह तक रहेगा? क्या डॉन डी की रिपोर्ट की वजह से दूसरी जानिब यानी फौज की जानिब से का दबाव, दूसरी तरफ का दबाव उठ जाएगा? और प्रोग्राम में बात करेंगे पनामा की JIT की कि क्या पाकिस्तानी तहकीकाती इदारे बैरून मुल्क से अपने शहरियों और कंपनियों की टैक्स मालूमात हासिल कर सकते हैं कि नहीं? और फिर सीपेक, उससे न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असर की तवक्को है, मुआशरे पर भी है। जब मसाले जात बनाने वाली एक कंपनी के इश्तिहार में एक चीनी खातून अपने लाहौरी हमसायों से दोस्ती करने के लिए बिरयानी बनाती हैं, ये सकाफती तब्दीलियों की तरफ इशारा है। अपनी टॉप स्टोरी से डॉन लीक्स के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब। तलत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तलत साहब, डॉन को अगर कोई खबर लीक की गई थी ज़राए का हवाले से, तो अब रिपोर्ट जो है वो भी तो लीक की गई है, ये क्या खुला तजाद नहीं है? तजाद भी है और तजाद नहीं भी। अगर डॉन का ख्याल है कि लीक्ड स्टोरीज़ दुरुस्त स्टोरीज़ हैं तो फिर डॉन को इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए कि डॉन लीक्स की स्टोरी भी लीक हो रही है, क्योंकि डॉन ने ज़ाहिर पब्लिश की है वो स्टोरी। अगर डॉन के एडिटोरियल बोर्ड का ख्याल है कि लीक्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो सही इन्फॉर्मेशन है, तो फिर ज़ाहिर है जो लोग डॉन लीक्स को लीक कर रहे होंगे उनका भी ये ख्याल होगा कि सही इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मेरे ज़ाती नज़र में इसको बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर ब्लो किया गया है इस तमाम मामले को। और डॉन की जो स्टोरी थी उसकी फैक्चुअल बेस क्या थी, हम उसकी बहस में नहीं जाते। वो किस तरीके से तहरीर हुई थी, हम उसकी बहस में नहीं जाती। ये अखबारात के अपने एडिटोरियल डिसीजंस हैं और हज़ारों अखबारात जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर रोज़ाना इस किस्म के डिसीजन करते हैं, जिनको कोई अच्छा कहता है कोई बुरा कहता है। लेकिन तलत साहब ये भी है कि मामला बढ़ गया है, अब इसका लगता है कि अब ये चैप्टर क्लोज हो सकता है, ये बाब बंद होने जा रहा है। देखिए, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ये जो स्टोरी थी, अगर जनरल राहील शरीफ के दौर में ना हुई होती तो शायद इसकी असेसमेंट मिलिट्री किसी और तरीके से करती। जनरल राहील शरीफ का दौर जो है बदकिस्मती से एक मीडिया हाइप का दौर था। उनका जो मीडिया मैनेज करने वाले तमाम लोग थे, उनके ख्याल के मुताबिक हर चीज़ के ऊपर ट्वीट करना, हर चीज़ को एक बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, इसके अंदर कोई ना कोई उनका लायामल होगा। हमें नहीं दिखता था, लेकिन उनका ख्याल था कि बहुत गोल्स इसमें सर्व होते हैं। लेकिन चूंकि उस माहौल के अंदर ये स्टोरी आई थी तो इस वजह से एक बहुत बड़ा मामला बन गया। अब मेरा ख्याल ये है कि जो फौज की नई कमान है, उनके जनरल राहील शरीफ के जाने के बाद भी बहुत सारे जो खासतौर पे कुछ मीडिया हाउसेस थे वो तो दबाव रख रहे थे, वो बार बार डॉन लीक्स का भी जिक्र कर रहे थे और रिपोर्ट के भी पूछा जा रहा था कि कब आएगी, क्या है, या अपनी तरफ से वो ब्रेक भी कर दो इजाफी जाविये जो एम्बर है ना, वो है एक जो मीडिया के हाउसेस का अपना कंपटीशन है, जिसको हर एक को अपना अच्छा ज़्यादा अच्छा, दूसरे का बुरा ज़्यादा बुरा लगता है, एक वो कंपटीशन है। फिर ज़ाहिर है इसके साथ एक सियासत भी जुड़ी हुई है, सियासी जमातें समझती हैं। आज भी मैं PTI के बयानात देख रहा था, पीपल्स पार्टी की तरफ से बयानात भी आए हैं, तो सियासी तौर पर भी इसको हाईलाइट किया जा रहा है। लेकिन अगर आप फ़ौज के ज़ाविये से देखें तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही
अनफॉर्चुनेट लेगेसी थी जो जनरल राहील शरीफ छोड़ के गए। और अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि अब जो रिपोर्ट हतमी तौर पर सामने आएगी उसका तमाम तर मतन जो है वो पहले से तयशुदा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और फ़ौज की नई कमान के दरमियान फ़ौज को पता है कि रिपोर्ट क्या है, मियां नवाज शरीफ को पता है। अब इसमें तातुल क्यों हो रहा है, इसमें देर किस चीज़ की है? मेरे ख्याल में ये एक मुहिम्मा है जो नवाज शरीफ साहब की टीम ही हल कर सकती है। ठीक है, तो आपको लगता है कि डॉन लीक्स जो है वो नून लीग का मेमो गेट है? देखिए, नून लीग का मेमो गेट अगर बनाना चाहे उनके सियासी ओपोनेंट्स तो ज़ाहिर बनाना चाहेंगे तो वो बना भी सकते हैं उसको, लेकिन मेमो गेट उसी वक्त बनता है जब फ़ौज की कमान अब रिपोर्ट के सामने आने से कुछ घंटे या कुछ दिन पहले हमें बताया जा रहा है कि अगले 12 घंटे में रिपोर्ट सामने आ जाएगी। अभी मरियम औरंगज़ेब साहब अभी यही कह रही थी कि रिपोर्ट हतमी तौर पे सामने आ जाएगी। अगर उसके आने के बाद ISPR कोई बयान जारी करता है कि हम इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हैं, अगर ये हुआ तो मैं बहुत हैरान हूँगा, क्योंकि मेरे अंदाज़े जचतुल अंदाज़े और मेरी मालूमात के मुताबिक ये मामला तय हो चुके हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि ये जो पिछले 1 महीने के अंदर इस रिपोर्ट को सामने आ जाना था, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने रिवायती सुस्तपन की वजह से या कुछ और मामलात हैं उस रिपोर्ट को फ़ौरन सामने नहीं लाए, उसकी वजह से अगर कोई बिटरनेस है तो वो अलहदा बात है। लेकिन अगर फ़ौज ने ये कह दिया कि जो रिपोर्ट सामने आई है और जिन लोगों के ऊपर रिपोर्ट ने तमाम का तमाम इल्ज़ाम धरा है ये हमें काबिल कबूल नहीं है, तो फिर मेरे ख्याल में एक मेमो गेट टाइप ऑफ स्कैंडल बन सकता है। लेकिन अगर फ़ौज इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो बहुत सारे लोग जो इसको बहुत बड़ा इशू बना रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको लगता है कि अब जो सुनने में आ रहा है कि रिलीज़ होने वाली है ये पनामा की वजह से भी है, क्योंकि ज़ाहिर है नून लीग पर वो दबाव तो है? देखिए, वो तो नून लीग पर दबाव रहेगा, वो दबाव पिछले अप्रैल से है, अब तक चल रहा है। वर्डिक्ट आने के बाद भी दबाव रहेगा, GIT बनेगी, फॉर्मेशन होगी, दबाव बढ़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि उस दबाव की वजह से अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से धड़ाधड़ लॉन्च कर रहे हैं, अगर वो ख़त्म नहीं कर रहे या उसके ऊपर से उनकी आंख नहीं उठ रही, या दूसरे जो उनकी फैमिली के मामलात है उसके ऊपर से आंख नहीं उठ रही, जोड़ तोड़ जो सियासी चल रहा है, अगर बाई इलेक्शन के ऊपर से आंख नहीं उठ रही, तो इस मामले को भी पनामा लीक्स की वजह से तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल में ये बहुत सारे मसाइल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी सुस्त रवि की वजह से और जो गहरी सोच में पड़ जाते हैं, उसका नतीजा फिर भी कुछ नहीं निकलता बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से पैदा होते हैं। तो मेरी तवक्को बहरहाल ये है कि अब जब ये रिपोर्ट सामने आएगी उसके अंदर ज़ाहिर है आर्मी के अपने लोग भी मौजूद थे, उन्होंने खुद तहकीकात की, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ किए, तो उन इंटरव्यूज़ के बाद जो फाइंडिंग्स होंगी, मेरा अपना ख्याल ये है कि उसको आर्मी भी एक्सेप्ट कर लेगी। अब पब्लिकली करती है या नहीं करती है एक अलग बात है, लेकिन बड़ी स्टोरी तब बनेगी अगर आर्मी की तरफ से आया जी कि ये जो कार्रवाई की गई है हमें काबिल कबूल नहीं। आपने दौलत साहब कहा था कि मामला तय हो चुका है, अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या अंडरस्टैंडिंग है? उसकी जो रिपोर्ट की डिटेल्स है, किसको जिम्मेदार ठहराया गया है, किसको कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, या किसको सज़ा मिलनी चाहिए? देखें, मैं इज्तनाब करूँगा खामखा स्पेकुलेट करने के हवाले से, लेकिन जो नाम इस वक्त मीडिया के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, रिपोर्ट किसी न किसी तरीके से उन नामों के गिर्द ही घूमती है। फॉरेन ऑफिस से तारिक फातमी साहब का नाम है, उसके गिर्द रिपोर्ट घूमती है। कितना उन पर ब्लेम करते हैं नहीं करते हैं इसका मुझे अंदाज़ा नहीं, मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है। रावत एहसीन का नाम है, वो यकीनन उसके अंदर एक मरकज़ी किरदार हैं। परवेज़ रशीद साहब उसके अंदर एक मरकज़ी किरदार हैं। किसी वक्त मुझे बताया गया था, मुझे नहीं पता कि हतमी रिपोर्ट का हिस्सा होगा या नहीं होगा, कि जिन्होंने ख़बर छापी उनके ऊपर जुर्माने की भी शायद रिकमेंडेशन हो। किसी सहाफ़ी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया। लेकिन अब देखें, एक तरफ से तो रिपोर्ट आप ख़त्म कर रहे हैं, मामला ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सिरल के ट्विटर के ऊपर जाएँ तो उन्होंने वही स्टोरी दोबारा से ट्विटर हेड के ऊपर लगाई हुई है। तो मुझे नहीं पता कि कौन मामला ख़त्म करना चाहता है और कौन उस स्टोरी को दोबारा से मिल्क करना चाहता है। लेकिन अगर वही अंडरस्टैंडिंग कायम रही जो 1-1.5 महीना पहले डेवलप हुई थी, तो मुझे लगता है ये है कि ये मामला जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तलत हुसैन साहब, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ब्रेक के बाद पनामा वर्डिक्ट फैसला JIT की मजीद बात करेंगे कि टैक्स मालूमात बैरून मुल्क से हासिल करना कितना आसान है या वहाँ रुकावटें हैं कि नहीं।
پاناما کے فیصلے کے تحت JIT تشکیل ابھی دینی ہوگی، لیکن جو 13 سوال اس فیصلے میں دیے گئے تھے ان کی انویسٹیگیشن جو JIT کے تحت ہوگی، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈان اخبار کے رپورٹر مبارک زیب. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. 13 سوال پوچھے گئے ہیں جس میں منی ٹریل کے حوالے سے، جس میں یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ گلف سٹیل مل جو ہے وہ کس طرح سے بنی، وہ پیسے جب وہ بکی پیسے کہاں گئے، نیلسن نیسکول کے کون بینیفیشل اونر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو چیلنج کیا ہے اس JIT میں سب سے بڑا آپ کی نظر میں؟ میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج جو JIT کو ہوگا، پہلے تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ JIT کا فوکس کیا ہوگا. کیا وہ صرف اور صرف لوکل سورسز کے اوپر ریلائی کریں گے کہ لوکلی وہ سارا انفارمیشن گیدر کریں گے، پھر پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کو انگیج کریں گے، اور جو ڈومیسٹکلی انسٹیٹیوشنز ہے یا باقی چیزیں ہیں وہاں سے یہ انفارمیشن لیں گے. تو پہلے تو یہ کلیئرٹی، یا اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرے اور کریڈیبل کرے ان پوری انویسٹیگیشن کو، تو پھر اس کو تھرڈ پارٹی یا انٹرنیشنل جو جہاں پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب کے جو فیملی کے جو کمپنیز ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ برٹش ورجن آئیلینڈ کے ہے جو UK کے انڈر فال کرتے ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ نے وہاں سے انٹرنیشنل سورسز کو انگیج کرنا ہے، وہاں کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک لائے عمل ہونا چاہیے. کیا وہ لائے عمل ہے؟ تو میرے خیال میں وہ ہے نہیں، کیونکہ اس میں وجہ لائے عمل کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ میرے خیال میں ہم لوگ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل پارٹیز کتنے سنسیئر ہے اس ٹیکس پروبنگ کیسز میں اور ٹیکس امپاورمنٹ کے حوالے سے، یعنی ٹیکس آفیشل کو زیادہ پاور دینے میں تاکہ وہ انویسٹیگیٹ کرے، کیونکہ پالیسی بنتی ہے پارلیمنٹ میں. 2010 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جو ٹیکس آفیشلز کے پاس جو پاور تھی تاکہ وہ پچھلے آپ کے ٹیکس پروب کر سکتے تھے 10 سال 15 20 سال تک، وہ پرانی ادوار کے آپ کے ٹیکس ریٹرنز وہ چیک کر سکتے تھے، وہ سارا کرٹیل کر کے انہوں نے 5 سال تک کیا. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ قانون متعارف کیا گیا 2010 میں جس کے تحت بیکورڈ انویسٹیگیشن جو ٹیکس آفیشل کر سکتا تھا، یعنی امپاورڈ تھے. اگر یہاں پہ دیکھو، اگر آپ قانون کے پیچھے چھپتے ہیں تو FBR والے ان اے سینس قانونی طور پہ دے آر رائٹ کہ وہ 5 سال سے پرانی کسی کیس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے. یعنی کہ 5 سال پرانے 2017 ہے تو یعنی کہ 2012. اور اس پاناما میں جتنی بھی کمپنیز ہیں ان سے پرانے ہیں، تو آپ FBR کو یہ سمجھے کہ ان کے پاورز تو وہاں پہ رک گئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کمیشن بنتا یا JIT اگر سارٹ آف کمیشن ہے اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں، تو دے کین آسک فور پرانی کیسز کے حوالے سے وہ پوچھ سکتے ہیں، وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. میں ڈومیسٹک سورسز کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ ایک اور چیز بھی جو ڈومیسٹک سورسز میں ہم نے دیکھا کہ وہ ہو سکتا تھا لیکن نہیں ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ نہ کسی بھی لائر کی طرف سے یہ سپریم کورٹ میں جب ہیئرنگ ہو رہی تھی یہ بات نہیں اٹھائی گئی، یہ ڈیمانڈ نہیں کیا گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ FBR کو آرڈر کرے کہ وہ میاں صاحب اور ان کی فیملی کی پرانی ریٹرنز لے کر آئیں، ان کے ڈیٹیلز دکھائیں. یعنی اس میں سے اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ JIT میں بھی FBR اس JIT میں شامل نہیں ہے. SECP ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، مگر اس کے انٹرپریٹیشن 2 قسم کی انٹرپریٹیشن FBR والی بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے پارٹ پہ جتنا کر سکتے تھے ہم نے کر دیا ہے. یعنی ہم نے نوٹسز بھیجے، جتنا پاور ہمیں پارلیمنٹ نے دیا ہے اس پاور کے حساب سے ہم نے ایکسرسائز کیا. جیسے کہ انہوں نے اکتوبر میں یہ جو 9 ٹیکس ہیونز ہیں ان کو انہوں نے آفیشیلی لیٹرز بھیجے ہیں کہ ہمارے پاس ساتھ جو یہ 444 جو پاناما میں جو انڈیویژولز ہیں جن کے نام 444 کے جو نام آئے تھے ان کا ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کرے. تو اس میں سے کوئی 6-7 مہینے تو گزر گئے، کسی نے جواب تک نہیں دیا. ایک سموآ جو ایک چھوٹا سا آئیلینڈ ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہمارا کوئی بائیلیٹرل کوئی اوائڈنس آف ڈبل ٹیکسیشن ٹریٹی ہے نہیں، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے. یعنی یہ تو حال ہے کہ 7 مہینوں سے FBR نے جو ریکویسٹ بھیجی تھی ان 9 ٹیکس ہیونز کو، جہاں پہ ان میں سے ایک جو اتنا ریلیونٹ نہیں تھا انہوں نے بھیج دیا کہ یعنی کہ اب جو برٹش ورجن آئیلینڈز جہاں کے میاں نواز شریف کی فیملی کے جو ان کے سارے تفصیلات وہاں موجود ہیں، باہمی معاہدے نہیں ہیں. تو اگر مثال کے طور پر JIT میں میاں نواز شریف وہ کچھ پیپر ورک سبمٹ کرتے ہیں، JIT ان کو طلب کرتی ہے، تو اس کو اوتھینٹیکیٹ کیسے کرے گی انڈیپینڈنٹلی؟ وہ تو تب ہو سکتا ہے نا. دیکھو اس گورنمنٹ نے یہ کام کیا کہ وہ جو
बुनियादी तौर पर ग्लोबली एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है टैक्स एविजन के हवाले से कि लोग जो चोरी करते हैं जी बिल्कुल उसके बाद और उससे पहले भी थोड़ा सा एक शुरू आता है और ख़ासतौर पर यूनाइटेड स्टेट इसको लीड करता है। यूनाइटेड स्टेट ने यानी स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि उनको अपने बैंकिंग रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज करने पड़े और उनको डिस्क्लोजर करना पड़ा और हमने भी उनसे फ़ायदा लिया और स्विट्ज़रलैंड के साथ हमने एक कन्वेंशन साइन किया और हम किसी भी बंदे के हवाले से फ्यूचर में ये पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है इस कन्वेंशन को। तो उसी चीज़ को सामने देखते हुए इस गवर्नमेंट ने OECD का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेंशन है उसका प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो प्रोसेस इतना लेट हुआ है कि उसका जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के तहत हमें सितंबर 2018 तक वेट करना पड़ेगा। सितंबर ये तो फिर जो JIT की जो मुद्दत है उसे तो तजावुज कर जाएगा। नहीं 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, 2017 अगले साल की बात कर रहा हूँ। तो अगले साल तक यानी हमें इंतजार करना पड़ेगा। JIT के पास सिर्फ 2 महीने हैं यानी 2 महीने। तो ये बेसिकली ये जो OECD का जो टैक्स कन्वेंशन हमने साइन किया जो अप्रैल से एनफोर्स्ड है वो हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाता है। यानी इररिलेवेंट इन एसेंस इस तरह है कि JIT उस फोरम को उस चैनल को यूज़ नहीं कर सकता अगर वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये मनी ट्रेल कैसे गई। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप देख लें तो ये अभी तक तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई है जितनी भी चीज़ उसमें से ये फेलियर हुआ है कि मनी ट्रेल के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए जो कतरी लेटर था वो रिजेक्ट हो गया टोटली। 5 जजेस साहिबान ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वहाँ से मनी ट्रेल का इशू खत्म। तो फिर यहीं से एक चीज़ आप ले सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये सारा जो पैसे हैं जो इन्वेस्टमेंट है ये लोकल है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अगर ये पैसे लोकल है तो फिर उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसका चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है कि आप पुरानी वेल्थ स्टेटमेंट मियाँ साहब और उनके फैमिली के चेक करें क्या उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि नहीं किया। अगर उन्होंने डिक्लेयर किया है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, तो फिर वो टैक्स एविजन की उसमें से नहीं आता। लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं किया तो फिर कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स में लेकिन मामला जो है वो सिर्फ टैक्स एविजन का सिर्फ मैं सेकेंड पार्ट की तरफ आ रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट था कि ये कंसीलमेंट के हवाले से उसका होगा कि अगर उसने टैक्स दिया है कि नहीं दिया। ये आप वेल्थ स्टेटमेंट से पुरानी वेल्थ स्टेटमेंट से आप आराम से चेक कर सकते हो। अगर आपको याद हो तो ये यहाँ पे इमरान खान की तरफ से ये एक एलिगेशन भी हुआ था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की फैमिली की टैक्स रिटर्न्स चेंज किए जा रहे हैं, ये एक एलिगेशन लगाया गया था। लेकिन उसके बाद भी किसी ने ये तौफीक नहीं की, यानी उसने वो नहीं किया कि वो FBR को डायरेक्ट करते थ्रू सुप्रीम कोर्ट के वो पुरानी वेल्थ स्टेटमेंट प्रोड्यूस करे ताकि वहाँ से पता चल जाए कि ये जो एसेट्स है क्या ये यहाँ लोकली डिक्लेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। पहला। सेकंड पार्ट, अगर ये उन्होंने लेट्स सपोज अगर ये लोकली वो रिटर्न में डिक्लेयर हो चुके हैं तो फिर अगर ये बाहर गए हैं तो उसका चैनल कौन सा है। फिर वो चैनल फिर आपका स्टेट बैंक का रोल आ जाता है। फिर वो आपको बता सकते हैं क्या ये प्रॉपर चैनल से अगर गए हैं और अगर लीगल सिस्टम से गए हैं तो फिर आप उसको नहीं रोक सकते। तो आपको लगता है कि अगर हम 2018 में जैसे आपने कहा कुछ मालूमात तभी हासिल होगी टैक्स के हवाले से, टैक्स हेवन्स के हवाले से, तो JIT की जो इन्वेस्टिगेशंस है, तहकीकात है, उस लिहाज से फिर ना मुकम्मल नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। मतलब कैसे पॉसिबल है कि आपके पास देखो अगर आप एक फैक्ट चेक करते हैं कि आप चलो आप लोकल सोर्सेज पे आप रिलाई करते हैं, आपने FBR को डायरेक्ट किया कि भाई हमें पुरानी रिटर्न शो करे कि उन रिटर्न्स में से इन्होंने ये एसेट्स जो है ये डिक्लेयर किए हैं कि नहीं किए जी। तो वहाँ पे वायलेशन ये हो सकता है कि चलो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो लीगल हो गए, अगर नहीं डिक्लेयर की तो कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स हैं तो उसके ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के थ्रू जो लॉज है वो प्रिवेल करेंगे और जो पेनल्टीज़ है वो लग सकते हैं। अगर उन्होंने वहाँ पे ये डिक्लेयर किया हुआ है तो फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि ये पैसे दुबई या सऊदी अरब या इंग्लैंड कैसे गए हैं। तो फिर उसके बाद आप उसके ट्रांसफ़र मैकेनिज्म को चेक कर सकते हैं। यानी आप मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये चार्जेस आप कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाने, तो उसके बाद होगा कि दोनों बिल्कुल सेपरेट है। एक आपके टैक्स एविजन का इशू है, एक आपके एक मनी लॉन्ड्रिंग का है कि पैसे ज्यादा जो साबित करना क्या ज्यादा मुश्किल है, मनी लॉन्ड्रिंग है या
टैक्स एवेजन तो आसान होगा, मेरे ख्याल में मनी लॉन्ड्रिंग का थोड़ा सा मुश्किल इन एसेंस ये होगा कि न तो इन लोगों की इतनी कैपेसिटी है और ना हमारा सिस्टम इतना रेगुलेटेड है, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं वो हुकूमती वक्त के अंदर काम करते हैं, तो वो भी क्योंकि उनको अभी आपने देखा होगा इस कॉन्टेक्स्ट को भी आप इग्नोर ना करें कि अभी रिसेंटली जो प्रमोशन हुए थे तो उसको सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिवर्ट कर दिए गए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए। तो एक ब्यूरोक्रेट को 19 से 20 भी जाना होता है, 20 से 21 भी जाना होता है, तो ये भी एक मसला है, ये प्रमोशन फैक्टर का जाहिर है। लेकिन जैसे जैसे जाहिर है जब JIT तश्कील दी जाएगी आगे हम देखेंगे क्या मालूमात वहाँ से निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद CPEC के कल्चरल इम्पैक्ट पे बात करेंगे। जहां एक तरफ मुल्क भर में CPEC और उससे होने वाली तिजारत और तरक्की का चर्चा, वही पाकिस्तानी माशरे में चीनी सकाफत भी जगह बना रही है, चाहे उसमें बाजारों में मिलने वाली सस्ती चीनी मसनूआत हों या चीनी पकवान हो। मजीद बता रही है न्यूज़ वाइज की सारा अतीक। इक्तिसादी राहदारी एक बड़ा मंसूबा जिसकी माशी असरात की तो बहुत बात हुई है, लेकिन इसके माशरती असरात भी होंगे, जिसकी बात अब दोबारा से सोशल मीडिया पे बहुत शुरू हो गई है, जब से खास तौर पे एक मसाला बनाने वाली कंपनी ने अपना इश्तिहार बनाया जिसमें चीन की एक फैमिली के बारे में बताया। हो सकता है बहुत जल्द आपके ही पड़ोस में भी एक चीनी फैमिली आके आपके नए नेबर्स हो, तो आप उनके साथ कैसा रख रखाव रखेंगे? उन्हें उन्हीं के खाने खिलाएंगे या पाकिस्तानी खाने खिलाएंगे? मैं F6 की एक नी हाउ कैश एंड कैरी स्टोर के पास हूँ। आइए देखते हैं कि इस कैश एंड कैरी पे किस किस्म का सामान मुयस्सर है। यहाँ पे जो भी सामान अवेलेबल है वो सब चाइनीज ज़बान लिखी हुई है। मुझे तो इसमें कुछ नहीं समझ आ रहा है ये क्या है, गोश्त है, मिठाई है, बिस्किट है, ये तो हम इधर के मालिक से ही बात करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर ये क्या है और ये किस काम आती है। यहाँ पे हलाल बीफ भी अवेलेबल है, लेकिन इस पे क्योंकि चाइनीज लिखी है तो मैं इसको बिल्कुल नहीं बता सकती कि ये क्या है। This one is chicken. Chicken. अच्छा, spicy chicken. Okay, can you tell me, Chinese people come here and buy this stuff more or Pakistani? Actually, Chinese come to buy more, but Pakistan people come to there more. अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पाकिस्तानी आते हैं बड़ी तादाद में, लेकिन वो ज़्यादातर मेरी तरह चीज़ें देखते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ लोग हैं वो इस माल का ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं। 6 महीने से आपने ये दुकान खोली हुई है। हाउ डिड यू लाइक पाकिस्तान? Yes, I like here very much. Very much. Okay. यहाँ पे क्रॉकरी भी अवेलेबल है और शायद जो हमारे आम घरों में इस्तेमाल होती है उससे थोड़ी मुख्तलिफ है। पाकिस्तानी भी इन चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उनके खाने वगैरह। ऑलमोस्ट फूड्स वगैरह हैं, नूडल्स वगैरह हैं, वो पाकिस्तानी जो है पसंद करते हैं। मैंने तो नूडल्स दी हैं चाइनीज़, लेकिन मुस्तकबिल करीब में अगर आपके पड़ोस में कोई चाइनीज़ फैमिली आती है और उनका दिल आपने चाइनीज़ खानों से जीतना है या पाकिस्तानी बिरयानी से, ये फैसला आपका है। सारा अतीक, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। चाइनीज़ खाना या पाकिस्तानी बिरयानी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चाइना टाउन कराची का एक बहुत पुराना मशहूर चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, उनके मालिक हैं जोसेफ यू। जोसेफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जोसेफ, जब से चीनी सरमायाकारी कारोबार बिजनेस पाकिस्तान में बढ़ रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, जिसकी वजह से दुकानें जिस किस्म की F6 में खुली हैं वो भी खुल रही हैं। सो आपकी फैमिली 2 नस्लों से यहाँ है, क्या आपको क्या तब्दीली नज़र आ रही है? तब्दीली बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तब्दीली पहले तो अगर आपको चाइनीज़ देखना हो तो आप चाइना टाउन में आते थे चाइनीज़ देखने के लिए, अब आप कहीं भी चले जाए आपको चाइनीज़ नज़र आएगा।
और even I believe even you go to the moon, you'll find Chinese over there as well. Jokes apart, but यहाँ पे उन लोगों के आने से like what मेरी अपनी एक्सपीरियंस में मैं बता रहा हूँ कि बहुत पॉजिटिवली फाइनेंस के अंदर हमें फ़ायदा होगा, और छोटे छोटे जो बिज़नेस है जो लाइक परचून की दुकानें हैं और छोटे लाइक मार्केट्स हैं, काफ़ी मार्केट्स कराची में कोलैप्स हो गए बिकॉज एक तो हालत की वजह से, और दूसरी ये है कि अभी वो पब्लिक वो नहीं है जो लाइक 20 साल जो पहले हुआ करती थी। जी, तो मैं एक वाहिद जनरेशन नहीं हूँ जो यहाँ पे है, मेरे से पुराने लोग भी हैं, लाइक दे आर फ्रॉम 3 जनरेशन, लाइक माय इन लॉज दे आर फ्रॉम 3 जनरेशन, दे आर हियर इन पाकिस्तान। तो मोस्टली जितने भी जो चाइनीज़ जो यहाँ पे लाइक मोर देन 50 इयर्स से यहाँ पे रहते थे, दे आर ऑल माइग्रेटेड टू कनाडा, अमेरिका एंड यूरोप। तो अब ये है कि ये जो कारोबार की वजह से जो नए चाइनीज़ आ रहे हैं, वो ज़ाहिर है उनका नज़रिया मुख्तलिफ होगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी मुआशरे में जिस तरह से आपकी फैमिली घुल मिल गई थी, ये भी घुल मिल पाएंगे? एग्जैक्टली, एक्चुअली देखो, आफ्टर ऑल वी आर ऑल एशियंस, ठीक है। आप पाकिस्तानी मूवीज़ देखें और चाइनीज़ मूवीज़ देखें, एवरीथिंग इज़ इमोशनल, तकरीबन सेम स्टोरीज होता है। तो हम लोग की थिंकिंग सेम है, हम लोगों का सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है, फेस ऑब्वियसली, बट एशियन लोग जो है सब एशियन की थिंकिंग एक जैसी है। तो आई एम श्योर कि यहाँ पे वी विल पार्टी। अच्छा जोसेफ, मुझे बताइए, जब आपकी मुलाकात होती है इन नए लोगों से तो उनका क्या रिएक्शन होता है? कोई जो है, कुछ लोग बड़े शॉक हो जाते हैं, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर के दे लोग वंडर्स के आप लोग कितने टाइम से यहाँ पे है। और जब मैं उर्दू बात करता हूँ अपने स्टाफ से या किसी से, तो दे रियली गेट सरप्राइज एंड दे और कई लोग मुझे कहते हैं कि मुझे उर्दू सिखाओ। अच्छा जी, तो मैं ओके फाइन, इट्स नॉट वेरी इजी टू स्पीक उर्दू। नहीं, आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन जोसेफ, मुझे बताइए, अक्सर लोगों का कहना यही होता है कि जब जैसे आप का चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, लेकिन ये असल चाइनीज़ खाने का मज़ा नहीं है। हाँ, यू आर राइट। एक्चुअली यहाँ पे जो है, एक्चुअली चाइनीज़ खाना जो है वो यू कैन मैनिपुलेट, आप इसको कुछ भी आप इसको थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है चाइनीज़ खाने को। तो लाइक जब शुरू में अवेयरनेस कम थे लोगों के, तो लोग यही समझते थे कि चाइनीज़ लोग स्पाइस नहीं खाते, राइट। मगर चाइनीज़ लोग, एक प्रोविंस ऐसे है सिचुआन में, कि सिचुआन प्रोविंस ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पाइस खाता है, मे बी इवन मोर देन पाकिस्तानीज़, वो स्पाइस कितने खाते हैं। ओके, तो अब जो लोग हैं वहाँ यहाँ के लोग, तो वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जैसे कैंटोनीज़ खाने को मैनिपुलेट करके इसको थोड़ा सा स्पाइसी कर दिया, थोड़ा सा कुछ चीज़ इंक्रीज़ कर दिया, कुछ चीज़ निकाल दिया उसमें से। बट हमारे पास, सॉरी आई डोंट वांट टू लाइक बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, जी, तो हमारे पास जो है सब चाइनीज़ इसलिए आते हैं क्योंकि वी गिव द चाइनीज़ टेस्ट। हमारे स्पाइसेस, हमारे सॉसेस, हमारे सब चीज़ें ने चाइनीज़ से हम इंपोर्ट करते हैं, और वो ऑथेंटिक होती है। जी, एग्जैक्टली। और हमारे कुक भी, ही इज़ फ्रॉम चाइना, ही इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम सिचुआन यूनिवर्सिटी ऑफ कुकिंग, सो ही इज़ अ क्वालिफाइड कुक एंड ही कैन डेवलप। अच्छा जोसेफ, ये तो आपकी कुक की बात हुई, लेकिन आप खुद कोई कौन से पाकिस्तानी, कराची जो है वो तो कैपिटल, फूड कैपिटल है पाकिस्तान का, तो कौन से पाकिस्तानी डिशेस आपको पसंद है, आप कोई खुद बनाते हैं या नहीं? I love everything. I love Pakistani food more than Chinese. especially like हलीम हो गया, हलीम, बिरयानी is the top, right? हलीम हो गया, कोफ्ते हो गए, शब देग हो गए, एंड वो और डिफरेंट काइंड ऑफ रोटी, जैसे पराठे की रोटी है, बाजी की रोटी होती है, बहुत पसंद है। ऑथेंटिक, जिस I can I can kill for it, you know. जोसेफ, डोंट किल फॉर इट। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम खाने ही की बात करेंगे, ये आपको मालूम होगा क्या है ब्रेक के बाद।
न्यूज़ वाइज में एक बार फिर खुशामदीद। किसी भी खाने को बनाने में कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन हम खा लेते हैं कुछ ही मिनट में। लेकिन सोचें भारत के उस शेफ के बारे में जिन्होंने 53 घंटे खाना पकाकर न सिर्फ सबको हैरान कर दिया बल्कि आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर दिया। भारतीय शहर नागपुर से ताल्लुक रखने वाले एक शेफ ने अपनी महारत का सबूत देते हुए मुसलसल 53 घंटों तक खाना बनाकर आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। और ये सारा जो रिकॉर्ड मैंने बनाया वो मैंने डेडिकेट किया है यहाँ के हमारे किसानों को महाराष्ट्र के। ये रिकॉर्ड बनाते समय पहले मैंने 45 घंटे की प्रैक्टिस 3 बार की थी, नॉन स्टॉप खड़े रह के खाना बनाना। इस रिकॉर्ड को कायम करने के लिए शेफ विष्णु ने कई घंटों के दौरान कई मजेदार डिशेस बनाकर न सिर्फ वहां मौजूद लोगों को खिलाई बल्कि जजेस को भी खूब खुश किया। विष्णु का हौसला बढ़ाने के लिए हॉल में मौजूद आवाम ढोल की ताप पर रक्स करती रही। वाज़ेह रहे इससे कबल ये रिकॉर्ड अमेरिकी शेफ के नाम था जिसने मुसलसल 40 घंटे तक खाना बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया था। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज आपको नज़र आ रहा होगा, पढ़ सकते होंगे, रब्ता ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।